प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का 2024 में बहाली निकाली गई है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2022 में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया गया था। अब बहाली जो है 2020 में निकाली गई थी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का। तो उसका पेपर 5 हम लोग देखने वाले हैं। पेपर 5 जो कि आपका ब्रांच से रिलेटेड आपका पेपर होने वाला है। और जनरली इस पेपर में आपको जो है स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको जो है मैंने सिलेबस भी आपको बता दिया है और पहले पार्ट में मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी आपको करवाए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपके प्रैक्टिस के लिए ये सारे वीडियोस आप लोगों तक शेयर किए जा रहे हैं। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपको पता है कि हर पेपर में 50 क्वेश्चंस होते हैं और 1 घंटा का क्वेश्चंस आपका होता है। मतलब 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा और 50 क्वेश्चंस आपके होंगे पर पेपर वाइज। टोटल 6 पेपर आपका होगा, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। पेपर 1, 2, 3 जनरल पेपर आपके होंगे, मतलब इंग्लिश, हिंदी और जीके जीएस। उसके बाद पेपर 4, 5, 6 ये आपके ब्रांच से रिलेटेड पेपर होंगे। पेपर 4 जो है ये आपका जनरल इंजीनियरिंग होगा और पेपर 5, 6 जो होगा वो आपका ब्रांच वाला पेपर आपका होने वाला है। तो ये तमाम जो जानकारी है ये आप लोगों तक मैंने ऑलरेडी जो है पहुंचा दिया है ना, आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे मैं आज का आगे का क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ। तो आगे का जो क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे दिया गया है। बोला जा रहा है कि इफ एक इंटरनल स्ट्रेस कंपोनेंट लाइक शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शन कंपोनेंट is allowed to act through a small distance, thereby causing deformation of a structure. The curve of deformed shape represent some scale. The influence line diagram that a stress or reaction component, this statement is known as, मतलब यह स्टेटमेंट किस क्या कहलाता है? तो मुलर्स ब्रेसलॉव प्रिंसिपल कहलाता है ये स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के हिसाब से यानी ये जो मेथड है ये एक जर्मन इंजीनियर थे, हेनरिच मुलर ब्रेसलॉव। और ये सबसे आसान तरीका है इन्फ्लुएंस लाइन को ड्रॉ करने का। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। बोला जा रहा है कि एक आई सेक्शन है बीम, जो कि उसका डायमेंशन दिया गया है। डेप्थ ऑफ टॉप फ्लेंज जो है 250 mm, विड्थ ऑफ बॉटम फ्लेंज जो है 400 mm, थिकनेस ऑफ बोथ फ्लेंज जो है 50 mm, विड्थ ऑफ वेव जो है 50 mm, डेप्थ ऑफ वेव जो है 200 mm। तो जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होगा ऑफ द सेक्शन फ्रॉम टॉप मोस्ट फाइबर वो कितना होगा? तो 225 mm। कितना होगा? 225 mm। तो टोटल एरिया ए इज इक्वल टू 250 गुने 50 प्लस 200 गुने 50 प्लस 400 गुने 50, तो एरिया आ जाएगा 42,500 mm²। ए बाई टू इज इक्वल टू 42,500 बटा 2 यानी 21,250 mm। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो है डिवाइड करता है सेक्शन को इन टू इक्वल पार्ट्स में। तो हमारा 250 गुने 50 प्लस वाई पी गुने 50 इज इक्वल टू ए बाई टू। तो हमारा वाई पी इज इक्वल टू आ जाएगा 175 mm। और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप फ्लेंज आ जाएगा 50 प्लस 175, हमारा आ जाएगा 125 mm इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फॉर गिवन स्ट्रक्चर एंड लोडिंग इफ देयर एग्जिस्ट एनी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है बेंडिंग मोमेंट में थ्रू आउट द सेक्शन विच इज बोथ सेफ एंड स्टैटिकली एडमिसिबल with a set of load W, the value of W must be less than, जो वैल्यू ऑफ W होता है वो मस्ट बी लेस देन होता है और इक्वल टू होता है आपका कोलैप्स लोड WC के। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका
स्टैटिक थ्योरम का स्टेटमेंट है, जिसको स्टैटिक थ्योरम को हम लोग लोअर बाउंड थ्योरम भी कहते हैं। ये जो थ्योरम होता है ये बेस्ड होता है आपका यील्ड कंडीशन पे। इफ लोड ऑब्टेन्ड इज स्मॉलर देन और इक्वल टू कोलैप्स लोड के। अपर बाउंड थ्योरम, जिसको काइनेमेटिक थ्योरी भी कहते हैं, ये बेस्ड होता है मैकेनिज्म कंडीशन पे। इसमें क्या होता है कि लोड ऑब्टेन्ड जो होता है मस्ट बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू कोलैप्स लोड हमें देखने को मिलता है। लोअर बाउंड में या तो कम या बराबर होगा और अपर बाउंड थ्योरम में या तो ज़्यादा होगा या तो बराबर हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द मोमेंट विच मेक्स ऑल द फाइबर्स एट द सेक्शन टू एल्ड इज नोन एज, उसको कहते हैं प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी यह वह मोमेंट होता है जहाँ पे ऑल फाइबर्स ऑफ मटेरियल एल्ड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है बीम का के 12 4 4 5 कैलकुलेट करना है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होता है वो इन्वर्सली होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स के। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स दिया गया हमारा कि 12 4 4 5, तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होगा 1/44 के 5 -4 12, ये हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है सेफ फैक्टर ऑफ आई सेक्शन। आई सेक्शन का सेफ फैक्टर कितना होगा? तो 1.2। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए सेफ फैक्टर 1.5, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए 1.7, ट्रायंगुलर सेक्शन जो कि वर्टेक्स अपवर्ड है 2.34, हॉलो सर्कुलर सेक्शन है तो 1.7 गुने 1 माइनस के का के क्यूब बाई 1 माइनस के पावर 4, और डायमंड सेक्शन रोम्बस है तो 2, थिनर सर्कुलर रिंग सॉलिड है तो 1.27, आई सेक्शन है तो 1.22 1.2 1.12 1.2, टी सेक्शन 1.9 से 1.95 तक हमारा सेफ फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डिटरमाइन करना है लोड फैक्टर को और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को फॉर टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम, जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा है 5 मीटर और ये 5 मीटर, यहाँ पे 30 किलो न्यूटन लग रहा है 2.5 मीटर पे, और 2.5 मीटर पे 30 किलो न्यूटन लग रहा है आपका। तो जो प्लास्टिक मोमेंट है एंड इलास्टिक मोमेंट है बीम का 150 किलो न्यूटन और 100 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली दिया गया है। तो हमारा जो लोड फैक्टर्स होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 एंड 4, क्या हो जाएगा? 6 एंड 4। तो लोड फैक्टर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी गुने सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर इज इक्वल टू MP बाई M बाई 1.5। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू लोड फैक्टर बाई सेफ फैक्टर, तो 6/1.5 यानी 4, और लोड फैक्टर आ जाएगा 1.5 गुने 4 यानी 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इफ टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, अगर टी जो है थिकनेस है थिनर प्लेट का जो कि बोल्ट की कनेक्शन में टेंशन मेंबर में है, तो पिच शुड नॉट बी मोर देन, तो पिच कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 16T या 200 mm जो भी लेस होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज पर IS कोड 800/2007 के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन होता है बोल्टिंग का, मिनिमम पिच जो है 2.5D होता है, मैक्सिमम पिच जो है टेंशन मेंबर में मिनिमम ऑफ द 16T या 200 mm, और कंप्रेशन मेंबर में मिनिमम ऑफ 12T प्लस 200 mm, जो भी कम होगा उसको लेकर चलेंगे। वेन प्लेट्स आर यूज्ड इन टैकिंग रिवेट्स, अगर टैकिंग रिवेट्स के तौर पे प्लेट को यूज़ किया जा रहा है, देन टैकिंग रिवेट्स इज आर प्रोवाइडेड एट अ पिच in line should not be more than 32 times the thickness or outer side plate या 300 whichever is less, or where plate is exposed to weather, pitch in line should not more than 16 times of the thickness of outer plate or
200 mm, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा उसको हम लोग लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन रूफ ट्रस मेंबर में नॉर्मली जो एक्ट किया जाता है एज ए टेंशन मेंबर, वो एक्टिंग किया जाता है एज ए टेंशन मेंबर, बट ओकेजनली सब्जेक्टेड होता है आपका कंप्रेशन मेंबर के तौर पे ड्यू टू विंड लोड सिलेंडरनेस रेशियो। तो वो कितना से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो 350 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ मेंबर और मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो दिया गया है। अ मेंबर परमानेंटली इन टेंशन एक्सेप्ट प्री टेंशन मेंबर, तो 400 मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो होगा। मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए tie in a roof truss or bracing system, but subjected to possible reversal of a stress resulting from the action of wind or earthquake force। तो 350 लेकर चलते हैं मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो। और टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू लोड अदर देन विंड और अर्थक्वेक, तो 180 मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो जो है लेकर चलते हैं। ओके, अगला यहाँ पे आपका दिया गया है कि द ट्रस सोन इन द फिगर इज नोन एज, ये जो ट्रस दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, तो फिंक कहते हैं। इस तरीके का ट्रस को क्या कहते हैं, फिंक। ये फिंक ट्रस हो गया, किंग पोस्ट ट्रस हो गया, ये आपका क्वीन पोस्ट ट्रस हो गया, ये प्रैटर ट्रस हो गया, ये होई ट्रस आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि स्टैंडर्ड डेविएशन 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होगा M20 कंक्रीट के लिए वो कितना होगा, तो 26.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK 20 है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो FM इज इक्वल टू 20 प्लस 1.65 गुने 4 यानी 26.6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, या 26.4 भी आप लेकर चल सकते हो। यहाँ पे ऐसे एक बार कैलकुलेट मैं कर लेता हूँ, है ना, कितना आ रहा है एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो 20 प्लस 1.65 गुने 4, तो 26.6 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 26.6 होगा, ठीक है, एग्जैक्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में तो। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे दिया गया है कि IS कोड 456/2000 के हिसाब से कंसीडर करना कंक्रीट हैज़ रीच्ड इट्स लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स व्हेन द स्ट्रेन इज, जब स्ट्रेन जो है हमारा 0.0035 होता है, तो IS कोड 456/2000 के हिसाब से हमारा ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो होता है स्ट्रेन का वो 0.0035 होता है। और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन 0.002 होता है। मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेल्यूर शुड नॉट बी लेस देन, ये लेस देन नहीं होना चाहिए, EST इज इक्वल टू F बाई 1.15 ES प्लस 0.002 के, या 0.87 F बाई ES प्लस 0.002 के, है ना, इससे लेस हमारा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो वैल्यू आपका आएगा उससे कम जो है हमारा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे जो है आपका बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द सेंट्रॉयड ऑफ द कंप्रेशन ब्लॉक, जो सेंट्रॉयड होता है कंप्रेशन ब्लॉक का वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लिमिट स्टेट, द डिस्टेंस बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन एज, तो वो हमारा होता है 0.42 XU। XU जो है डेप्थ ऑफ कंप्रेशन जोन हमारा होता है, कंप्रेशन कोण हमारा होता है। जो सेंट्रॉयड होता है कंप्रेशन ब्लॉक का वो रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लिमिट स्टेट, तो जो डिस्टेंस होता है बीइंग मेजर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन एज वो होता है 0.42 XU। लीवर आर्म जो होता है D माइनस 0.42 XU लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो लिमिटिंग वैल्यू होता है डेप्थ का न्यूट्रल एक्सिस के
in RCC beam of depth D with Fe 250 steel is, तो कितना होता है, तो 0.53 डी होता है। कितना होता है, 0.53 डी होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन आरसीसी बीम में। डेप्थ डी और Fe 250 के लिए 0.53 डी होता है। वही Fe 415 के लिए 0.48 डी होता है और Fe 500 के लिए 0.46 डी होता है। एज पर IS 456 के हिसाब से इन कॉलम द मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल बार शुड नॉट ग्रेटर देन, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील होता है 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम होता है, और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील जो होता है, पहला पॉइंट कि व्हेन वार्स आर नॉट लैप्ड ए मैक्स इज इक्वल टू 6% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, और अगर लैप किया हुआ है बार तो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम हमारा होता है। मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार्स वो 300 mm होता है, और मिनिमम डायमीटर जो होता है बार का वो 12 mm होता है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के तौर पे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होगा कॉलम का जब इफेक्टिव रिस्ट्रेन अगेंस्ट होगा ट्रांसलेशन एट बोथ एंड, दोनों एंड पे, बट रिस्ट्रेन किया जाएगा अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड ओनली, तो हमारा 0.8L हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है इंड डिग्री ऑफ इंड रिस्ट्रेन ऑफ कंप्रेशन मेंबर दिया गया है और रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ दिया गया है। तो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड restrained against rotation in both end, तो 0.65L effective length in position at both end और restrained against rotation at one end, एक तरफ ही restrained को restrain किया जाता है रोटेशन को, तो 0.8L होगा। और इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट रोटेशन, तो 1L होगा। और इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड restrained against rotation at one end and at other restrained against rotation but not held in position, तो वहाँ पे 1.2L होता है। अगला यहाँ पे दिया गया है इन आरसीसी बीम में मेन रेनफोर्समेंट जो होता है वो कंसिस्ट करता है 16 mm बार को, और कोर्स एग्रीगेट साइज जो होता है यूज किया जाता है 20 mm। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पैरेलल रेनफोर्सिंग बार का शुड नॉट बी लेस देन, कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 25 mm से कम जो है हमारा नहीं होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेनफोर्समेंट के बीच में 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो जो हॉरिजॉन्टल मिनिमम डिस्टेंस होता है इन आरसीसी बीम बिटवीन टू पैरेलल रेनफोर्सिंग वार शुड नॉट लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, मैक्सिमम साइज ऑफ द वार। दूसरा, 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, है ना, जो भी नॉमिनल मैक्सिमम साइज है कोर्स एग्रीगेट का उससे 5 mm ज़्यादा लेकर चलते हैं, या फिर जो मैक्सिमम साइज ऑफ बार है उतना लेकर चलेंगे अगर अनइक्वल बार हमें देखने को मिल रहा है तब। और तीसरा कि जो डायमीटर होता है बार का, इफ डायमीटर ऑफ बार आर इक्वल, है ना, डायमीटर ऑफ बार के बराबर लेंगे अगर डायमीटर ऑफ बार जो है हमारा मेन बार जो है इक्वल है तब। तो जो मेन रेनफोर्सिंग बार होगा 16 mm है और कोर्स एग्रीगेट साइज जो है 20 mm है, तो स्पेसिंग ऑफ बार जो हो जाएगा वो हमारा 20 + 5 यानी 25 mm हम लोग लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम एरिया होता है टेंसाइल रेनफोर्समेंट का टू बी यूज्ड इन ए बीम इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड, तो वो कितना होता है, तो 0.04 इंटू ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन होता है। तो मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट AST/BD इज इक्वल टू 0.85/F बाई मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट 0.04B इंटू डी जो है ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शंस होता है। अगर डी जो है ग्रेटर देन 750 mm है तो साइड फेस रेनफोर्समेंट जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, एंड इट इज़ इक्वल टू 0.1% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू कैपिटल डी। इट इज़ प्रोवाइडेड
इक्वली ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिक द कैरेक्टर स्टेटमेंट फ्रॉम द डिजाइन ऑफ स्लैब ऑफ डायमेंशन 7 गुने 7 मीटर गुने 3 मीटर का। तो हमारा मेन रेनफोर्समेंट विल बी 3 मीटर डायरेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7 मीटर डायरेक्शन हमारा होगा। स्लैब ऑफ डायमेंशन 7 मीटर गुने 3 मीटर दिया हुआ है। तब मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड अलोंग शॉर्टर स्पैन, जो मेन रेनफोर्समेंट होता है वो हमेशा शॉर्टर स्पैन के अलोंग जो है प्रोवाइड किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशंस था ये आपको समझ में आया हो, और अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको यहाँ पे सारी जानकारी एक साथ शेयर किया जा सके। आपके हर डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही हमारा चैनल यहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही है, ताकि आपके हर डाउट्स को क्लियर किया जा सके। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियोस में। थैंक यू।